एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिजिटल कुशवाहा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रुचि कुशवाहा और आप देख रहे हैं समाज के गौरव। समाज के गौरव एक ऐसा शो जहां पे हम अलग-अलग प्रोफेशनलिस्ट से मिलते हैं और वो हमारे व्यूअर्स को गाइड करते हैं। यदि आप भी वो प्रोफेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी होगी। एंड फॉर दैट टुडे वी आर हैविंग विद अस मिस्टर नीरज कुशवाहा जी, जो कि पंजाब नेशनल बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं। आइए उनसे जानते हैं, यदि आप बैंक सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शुरुआत कैसे करनी होगी। स्वागत है नीरज कुशवाहा जी। हमारे व्यूअर्स आज जानना चाहेंगे, अगर वो बैंक सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वो कैसे स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच रुचि जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया और इनवाइट किया, ताकि मैं जो भी मुझे पता है, जो भी मुझे नॉलेज है, वो मैं अपना नॉलेज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर बैंक में करियर बनाना है, तो उसके लिए 3 एक तरह से गेट हैं। एज़ अ क्लरिकल कैडर वो जॉइन कर सकते हैं, एज़ अ ऑफिसर कैडर वो जॉइन कर सकते हैं और एक एज़ अ सब स्टाफ वो जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक कैडर और भी है, अगर वो डायरेक्टली स्केल 2 जॉइन करना चाहते हैं, इसलिए इसके लिए बैंक स्पेशलाइज़ेशन जो होता है, वो उसके लिए अलग से पोस्ट निकालता है। जैसे कि जो एडवोकेट्स होते हैं, जी। डॉक्टर्स होते हैं जी। या जो मार्केटिंग पर्सन्स होते हैं, उसके लिए डायरेक्टली स्केल 2 एज़ अ मैनेजर वो पोस्ट निकालता है। ओके। अगर वो डायरेक्टली कोई एडवोकेट होता है, वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए टाइम-टाइम पे पेपर में ऐड भी आते हैं और जो बैंक की वेबसाइट्स होती हैं, वो डायरेक्टली वहाँ से वो अपॉइंट करती है बैंक, इंडिविजुअल बैंक वाइज़। जी। और जैसे कि क्लरिकल कैडर है, उसके लिए बोर्ड एक आईबीपीएस बोर्ड है, ओके। जो कि कॉमनली कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें सारी बैंक्स पार्टिसिपेट करती हैं और वो एक कॉमन एग्ज़ाम कराती हैं, उसके बाद कॉमन इंटरव्यू कराती हैं। ओके। जो भी उस मेरिट लिस्ट में आता है, उसके हिसाब से वो पोस्ट क्रिएट होती है और ओके। वो वहाँ पर से एंट्री कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो एक सब स्टाफ की पोस्ट होती है, तो सब स्टाफ की पोस्ट ऐसी होती है जिसमें वो 12th बेसिस पे वो एंट्री कर सकते हैं। ओके। जिसमें कि सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि वो लोकल बेसिस पे भरी जाती है। जी। अगर कोई भोपाल की कोई ब्रांच है, ओके। जहाँ पर सब स्टाफ की वैकेंसी है, तो जी। उसको भोपाल का मूल निवासी वाला कंपल्सरी होता है और ओके। 12th तक ही उसका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। 12th से अगर उसने आगे किया है, तो वो वहाँ जैसे से आपने और भी कैडर्स के बारे में बात जी, की, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ होता होगा? वो पोस्ट के लिए वो जा सकें? सिंपली ग्रेजुएशन। अगर वो एज़ अ क्लरिकल कैडर, ऑफिसर कैडर ओके। या स्केल 2 कैडर के लिए जाते हैं, तो सिंपली ग्रेजुएशन चाहिए ग्रेजुएशन उनको, इन एनी सब्जेक्ट? एनी सब्जेक्ट। ओके। बिल्कुल। सो मतलब जैसे कि अगर हम शुरुआत से बात करें, जैसे स्कूल्स में हुँ, 10th के बाद एक सब्जेक्ट लेना होता जी। है, तो इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, हुँ, साइंस से हो हुँ, हुँ। या कॉमर्स से हो, सबके लिए सब एलिजिबल हैं सबके इस लिए एलिजिबल इन हैं, बिल्कुल, पोस्ट्स के बिल्कुल। लिए। ओके। अगर वो पोस्ट वाइज़ थोड़ा-सा जो सब्जेक्ट वाइज़ है, हाँ, हाँ। थोड़ा-सा वो उनके लिए ईज़ी या टफ़ हो सकता है। अगर ओके। कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से जी। है, तो उसको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसको फेस हाँ। करने में थोड़ा-सा टफ़ हो सकता है। लेकिन अगर वो वहाँ पर भी मेहनत करेगा, तो बिल्कुल निकाल सकता है, ओके। क्योंकि उसमें मैथ्स और रीज़निंग बेसिकली मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके। अब उसके अलावा अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो जब वो जॉब करेगा, जी। तो वहाँ उसके लिए ईज़ी हो सकता है, क्योंकि टोटली फाइनेंस है। ओके। या फाइनेंस के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। सो इट्स फाइनेंस, इकोनॉमिक्स। तो क्या हम ये कह सकते हैं इट्स बेटर कि अगर क्लैरिटी पहले से ही है कि बिल्कुल। आपको बैंकिंग में ही जाना है, फाइनेंस में ही जाना है, तो इट्स बेटर टू टेक कॉमर्स, बिल्कुल, इज क्योंकि इट? अगर आपका फ़ोकस पहले से ही बैंकिंग सेक्टर में जाने का है, जी। तो कॉमर्स बैकग्राउंड लेके बिल्कुल आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका वहाँ पर हैप्पीनेस रहेगी, आपके अच्छा। सब्जेक्ट में हैप्पीनेस रहेगी, बिल्कुल। तो आपके काम में भी आपको हैप्पीनेस मतलब फ़ील होगा। बिल्कुल। तो उस काम को आप बेटर तरीके से कर पाएँगे। ओके। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने पहले इंजीनियरिंग का सोचा और बाद में आप उस फ़ील्ड में जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक मन में वो रहता है कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन हम बैंकिंग सेक्टर में चले गए। ओके, तो ये तो तो स्विचिंग करना एक हो स्विचिंग गया करना कि टफ हो गया, आपने बिल्कुल, ऑब्वियसली जब आप मैथ साइंस लेते हैं तो आप एक आईटी सेक्टर में जाना बिल्कुल, पसंद प्रेफ़र करते करते हैं, हैं, लेकिन प्रेफ़र करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं होता तो यू कैन स्विच, यू कैन स्विच, है ना? बिल्कुल। एंड और अगर क्लैरिटी पहले से है तो आप कॉमर्स से बिल्कुल, लें, बिल्कुल। तो वो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा, आप रहेगा। बेटर रहेगा आपके क्योंकि लिए। उसके बाद कई सारे अंदर जो इंटरनल एग्ज़ाम भी होते हैं बैंक के, जैसे ओके। जेआईबी, सीआईबी एग्ज़ाम होता है, जो कि ओके। आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, आपके प्रमोशंस में हेल्प करता है, कोई इंक्रीमेंट्स में हेल्प करता है। ओके। उसमें टोटली जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सब कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि उसमें अकाउंट्स होता है, ओके। फाइनेंस का 2-3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि आपको ईज़ी रहते हैं उस समय, उस समय। क्योंकि आपने अपना ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में कंप्लीट किया, हुँ, हुँ। तो जब इंटरनल एग्ज़ाम आप देते हैं, तो आपके लिए हुँ। बहुत ईज़ी रहता है। जी। अब कई सारे स्टूडेंट्स या कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे रहते हैं, जैसे हुँ, कि हुँ। जिन्होंने मैथ्स किया या फिर साइंस किया या फिर आर्ट्स किया, जी। जब वो टर्म
उनके सामने आता है तो वो उस समय थोड़ा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली उनको उनको थोड़ा-सा शुरुआत से फिर अपनी स्टडी स्टार्ट हाँ, करना उनको पड़ता ज़्यादा है। मेहनत करनी होगी ज़्यादा मेहनत क्योंकि करना वो पड़ती एक है। अलग ही सब्जेक्ट में टोटली फिर अलग सब्जेक्ट आ जा जाता रहे हैं। है। जैसे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर रहे थे, जी, तो उसमें स्टडी के अलावा जो एज क्राइटेरिया भी होते हैं, जी, जैसे कि हम ओबीसी की बात करें, 3 साल का रिलैक्सेशन है उनको, एससी-एसटी की बात करें, उनका 5 साल का रिलैक्सेशन है और हम फिजिकल डिसेबल पर्सन की बात करें, जी, उसके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। ओके, और अगर कोई एक्स डिफेंसमैन जो अपनी सर्विस कंप्लीट करके आता है और वो अगर इस फील्ड में अपना लक ट्राई करना चाहता है, तो ओके, वो उसके लिए भी जितनी उसने सर्विस की है, प्लस 3 इयर्स, उसका ओके, उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर उसने 15 इयर्स अगर सर्विस कंप्लीट करके आया है, तो उसको 18 इयर्स तक वो इसको अपना ये होता है। अब इसके अलावा एक स्पेशल कैटेगरी भी है, जैसे कि विडो लेडीज़ होती हैं ओके, या कोई डिवोर्स लेडी होती हैं, ओह! तो उनके लिए भी इसमें रिज़र्वेशंस है। ओके, जैसे कि 35 फॉर जनरल कैटेगरी, 38 फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 40 इयर्स फॉर एससी-एसटी कैटेगरी। तो ओके, वो भी इसमें अपना जॉब के लिए अगर वो चाहें, तो वो इसमें अपना ट्राई कर सकती है। ओके। सो जैसे कि आपने बताया एलिजिबिलिटी के बारे में, अगर हम देखें तो जैसे कि ग्रेजुएशन हुँ, किया एंड देन जिस भी कैडर के लिए वो एग्ज़ाम देते हैं, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फिर उसके बाद अगर वो एग्ज़ाम फेस करते हैं, फिर अगर वो एग्ज़ाम के जो मेरिट लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करता है बीपीएस बोर्ड, अगर वो मेरिट लिस्ट में उसमें आते हैं, तो जी, नेक्स्ट उसका इंटरव्यू होता है, जो कि कॉमन इंटरव्यू होता है, वो भी आईबीपीएस ही कंडक्ट कराता है। ओके, फिर वो इंटरव्यू के बाद उन दोनों एग्ज़ाम्स का जो कि रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू, उन दोनों ओके, का एक मेरिट लिस्ट कॉमन मेरिट लिस्ट निकलती है। अच्छा, अगर वो उसमें क्लियर करते हैं, तो फिर उसके बाद जिस भी बैंक में वो एलिजिबल होते हैं और जो उन्होंने प्रेफ़रेंस दिया होगा, ओके, फिर उसके बाद उनको उसपे वेबसाइट पे अपना प्रेफ़रेंस देना होता है कि उनको किस बैंक में जाना है। ओके, अलग-अलग बैंक्स बहुत सारी बैंक्स हैं, पहले 19 हुआ करती थी, अभी मर्जर होके कुछ बैंक्स कम हो गई हैं। तो ओके, वो अपने अलग-अलग बैंक्स वो अपना उसके हिसाब से प्रेफ़रेंस से प्रेफ़रेंस के हिसाब से उनको भरते हैं, मिल जाती हैं। ओके, अब उसके बाद जो भी बैंक्स में जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं, ओके, वो अपनी अलग से ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं। ओके। तो उनको इंडिविजुअली कॉल पहुँचते हैं वो उसके लिए। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या होता है? 15 डेज़ का होता है उसमें, 15 डेज़ 15 डेज़ का, अच्छा, हाँ। 15 डेज़ का होता है लेकिन क्लेरिकल कैडर के लिए। ओके, लेकिन अगर ऑफ़िसर्स की बात करें तो ऑफ़िसर्स की 6 महीने तक की ट्रेनिंग भी हो सकती है। ओके, इवन मतलब ओजेटी होता है उनका, जो कि 1 साल तक चलता है, जिसमें अलग-अलग ब्रांचेस में उनको भेजा जाता है और फिर ट्रेनिंग सेंटर में भी ट्रेनिंग होती है उनकी और ओके, उस 1 साल के बाद आफ्टर उनको परमानेंट पोस्टिंग मिलती है पीओ की, स्टार्टिंग पीओ बोलते हैं उसको, उसके ओके। बाद फिर उनको एक पर्टिकुलरली ऑफ़िसर कैडर में पोस्टिंग मिलती है। ओके, जैसे पीओ आपने बताया कि जी। एज़ अ पीओ वो पोस्ट होते हाँ, हैं। प्रोबेशनरी ऑफ़िसर जो कि अपन बोलते हैं उसको। अच्छा, तो इसके बाद जैसे कि नेक्स्ट पोज़ीशन पे जाने के लिए मतलब कितने ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है और वो पोज़ीशन क्या होती है? हाँ, मिनिमम 3 इयर्स का चाहिए होता है, अगर 3 इयर्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद वो स्केल 2 एग्ज़ाम के लिए वो फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने अच्छा, बैंक में उसमें ही। भी एग्ज़ाम देना होता जी है, आप हाँ, अपने सब में वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं जा सकते? दोनों चीज़ें होती हैं। दोनों अगर अपन चीज़ें। देखें उसमें 2 तरह के वो होते हैं, एक तो फास्ट ट्रैक होता है और एक सीनियरिटी चैनल से होता है। ओके, अगर आपका फास्ट ट्रैक में करना है तो पहले वो एग्ज़ाम लेते हैं, ओके, इंटरनल एग्ज़ाम होता है, ओके, एग्ज़ाम करने के बाद फिर इंटरव्यू भी होता है। ओके, वो फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो गई। लेकिन कुछ-कुछ ऐसा भी होता है कि कभी किसी ने अपना एग्ज़ाम नहीं दिया, ओके, तो वो टाइम-टाइम के साथ उनका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता है। ओके, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। उसके हाँ, बाद बैंक खुद ही सीनियरिटी चैनल से वो जो वैकेंट पोस्ट होती है, वो फिलिंग करती है। अच्छा, तो उसमें भी वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं। वो ओके, बैंक अपने हिसाब से लिस्ट निकालता है उसमें कि जो ओके, भी मैक्सिमम पोस्ट उसपे सीनियर होगा मोस्ट एलिजिबल, जी, तो उसको वो ऑफ़र करते हैं। ओके, तो उन्हें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं उनको होती एग्ज़ाम की है। ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे ब डायरेक्टली बैंक ऑफ़र करता है उसे। ओके। सो बिल्कुल। जिस तरीके से स्लोली पोस्ट में ग्रोथ होती है, वैसे ही क्या सैलरी में भी बिल्कुल, ग्रोथ होती है? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ओके, फ़ास्ट ट्रैक से करते हैं तो सैलरी में ज़्यादा हाइक मिलता है। ओके, अगर वो सीनियरिटी से करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी ऑलरेडी सैलरी बढ़ चुकी बढ़ होती है, जो चुकी कि होती उसका है, डिफ़रेंस थोड़ा कम हो जाता कम है। हो जाता है। तो वो थोड़ा-सा कम डिफ़रेंस होगा लेकिन उनकी पोस्ट तो बढ़ेगी और उसमें ओके, हालाँकि प्रमोशंस में काफ़ी सारे स्कोप भी हैं। हुँ, हुँ, कोई भी एक क्लेरिकल कैडर वाला भी जीएम तक बन सकता है। तो बिल्कुल ओके, बैंक में काफ़ी सारे स्कोप्स हैं और आगे ओके। बढ़ने के बहुत स्कोप्स हैं। सो नीरज जी हमने अभी जाना कि बैंकिंग करियर के बारे में और क्योंकि आप बैंक में हैं तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे जो बैंकिंग में लोन्स होते हैं एजुकेशनल लोन होता है बिजनेस लोन होता है और भी कई तरीके की चीजें होती है उसके बारे में थोड़ा हमें एक्सप्लेनेशन हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। जी, बिल्कुल। जब बच्चा पढ़ता है, 12th तक पढ़ता है, उसके बाद उसको हायर जी स्टडीज़ करनी होती है, तो उसके लिए एजुकेशन लोन की नीड उसे पड़ती है क्योंकि स्टडी आजकल बहुत महँगी है।
अगर किसी को एमबीबीएस करना है, किसी को इंजीनियरिंग करनी है, किसी को जी। विदेश में जाके पढ़ना है, इस सब के लिए उसको लोन की नीड पड़ती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल वो बैंक की तरफ जा सकता है लोन लेने के लिए। बैंक एक पर्टिकुलर जैसे कि अगर किसी को विदेश पढ़ने जाना है, तो वहाँ ज़रूर उसको कोलेटरल रखना पड़ता है, लेकिन अगर उसको देश में रह के पढ़ाई करनी है, कई सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि कोलेटरल से आपका मतलब है कि मॉर्गेज, कुछ ना कुछ मॉर्गेज, मॉर्गेज, हाँ, प्रॉपर्टी अच्छा, मॉर्गेज। अच्छा, लेकिन ये केवल विदेश में पढ़ना है उसके लिए। उसके लिए है। अगर आपको इंडिया में रह के पढ़ना है, कई सारे हमारे कॉलेजेस हैं, आईआईटी है, आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, तो वहाँ पर हमें कोलेटरल की नीड नहीं पड़ती है। ओके। और अलग-अलग स्कीम्स होती हैं जिसमें कि वो विदाउट कोलेटरल, विदाउट कुछ भी मॉर्गेज करे, मॉर्गेज वो अपना लोन ले सकता है, ओके, अपने फादर या मदर को साथ में एज़ अ को-बोरोवर बना के। ओके। उसको सबसे बड़ी बात अच्छी चीज़ ये है कि उसको उस ड्यूरेशन में, जब उसका स्टडी पीरियड होता है, प्लस 12 मंथ का जो मोरेटोरियम होता है, मोरेटोरियम मतलब होता है हॉलिडे पीरियड। ओके, अगर उसने कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद 12 महीने का उसका रिलैक्सेशन टाइम मिलता है, उस ड्यूरेशन में उसको केवल सिंपल इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, जो कि इंटरेस्ट आज की डेट में 10 से 11% हो सकता है, अलग-अलग बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो अच्छा, वो उसको सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, बैंक वहाँ पर उसको इतना रिलैक्सेशन देता है, लेकिन जैसे ही उसकी जॉब लगती है, जहाँ से उसकी ईएमआई स्टार्ट होती है, वहाँ से उसको कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ओके, अब ये बात हो गई एजुकेशन लोन की, जो कि अलग-अलग स्कीम में उसको मिल जाता है। अब अगर किसी को बिज़नेस लोन लेना है, अगर वो उसकी इतनी स्टडी नहीं हो पाई या वो उस फील्ड में जाना नहीं चाहता, वो बिज़नेस करना चाहता है, तो बैंक उसके लिए भी बैंक ऑफ़र करता है, जो कि मुद्रा लोन ओके, बैंक ऑफ़र करता है 10 लाख तक का, जो कि विदाउट कोलेटरल होता है। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट गारंटी देता है। अगर गवर्नमेंट गारंटी कुछ फीस गवर्नमेंट चार्ज करती है, लगभग पॉइंट कुछ 2-3% के आस-पास जो भी उसका लोन अमाउंट होता है, उसका वो गवर्नमेंट गारंटी चार्ज करती है। ओके। जैसे कि बिज़नेस लोन की बात हम कर रहे हैं, तो हुँ, बिज़नेस लोन 10 लाख तक का विदाउट कोलेटरल, विदाउट मॉर्गेज बैंक ऑफ़र करता है। जिसमें कि बैंक कोई भी मॉर्गेज की डिमांड नहीं करता है। कोई हुँ, भी अगर इनिशियल बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहता है, तो वो बैंक की तरफ मूवमेंट कर सकता है और वो जितना भी उसको लोन लेना है, 10 लाख तक का लोन विदाउट मॉर्गेज वो ले सकता है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जिसमें विदाउट कोलेटरल या विदाउट मॉर्गेज लोन बैंक देता है, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलरली एक रिकॉर्ड होना, बैंक रिकॉर्ड की डिमांड करता है, जिसमें कि एक्जिस्टिंग बिज़नेस जो होता है, अगर अच्छा, वो सही से रन कर रहा है, तो उस बैंक 1 करोड़ तक का लोन भी देता है। ओके, लेकिन उसके लिए इनिशियल जो बिज़नेस होता है, उसके लिए बैंक प्रेफ़र नहीं करता है। इसके लिए 10 लाख तक का लोन वो ले सकता है। जैसे-जैसे बिज़नेस बढ़ता है आगे, ग्रेजुअली बिज़नेस आगे बढ़ता है, तो उसके लिए वो आगे भी लोन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक अ, उसे प्रेफ़र करता है। ओके, अब इसके बाद किसी को हाउसिंग लोन लेना है, जी, किसी को कार लोन लेना है, जी, तो वो भी बैंक प्रोवाइड करता है। हाउसिंग लोन में जो भी आप मकान लेने वाले हैं, जी, वो बैंक को मॉर्टगेज करना पड़ता है और कार लोन में हाइपोथेकेशन होता है। तो ओके, ये इतनी सारी स्कीम्स होती हैं बैंक की। ओके। आप जी, जैसे कि हमारा जो देश है, वो कृषि प्रधान देश है, तो हमारे किसान भाइयों के लिए बैंक बैंक से वो क्या बेनिफिट ले सकते हैं? चाहे वो लोन्स की बात हो, चाहे और भी कुछ, आप हमारे व्यूअर्स को बताएँ। जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा मैं। किसान भाइयों के लिए बैंक जो आजकल क्या होता है, किसान भाई जो ज़मीन होती है, ज़मीन उनकी सब कुछ होती है। जी, तो बिल्कुल। वो बैंक जाने में इसलिए घबराते हैं कि बैंक उनकी ज़मीन मॉर्टगेज कर लेगा, जिससे कि स काफ़ी सारी प्राइवेट बैंक्स करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट बैंक में ज़मीन मॉर्टगेज नहीं होती है। ओके, ये उनको क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल, जो ज़मीन होती है, ज़मीन कभी बैंक मॉर्टगेज नहीं करता है, जबकि ख़ास करके गवर्नमेंट बैंक, वो ज़मीन पे लगी हुई फसल जो होती है, उसको दृष्टि-बंधक करता है। मॉर्टगेज में और दृष्टि बंधक में, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। दृष्टि बंधक में केवल हम उस पे नज़र रख सकते हैं, उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को हम कभी भी सेल आउट नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक डर वाली चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, और ये उनके लिए बिल्कुल सेफ लोन है। ये ओके, बिल्कुल उसको उनको लेना चाहिए और अपनी खेती को आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट इसमें फसल बीमा भी करवाती है, जो कि बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट पे फसल बीमा उनका होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ओके। जो भी उनका प्रीमियम होता है, हुँ, हुँ, उसमें 70% तक गवर्नमेंट से सब्सिडी आती है, जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके देता है। ओके। तो उनकी फसल भी इसमें इंश्योर्ड हो जाती हैं। आजकल देखा है हमने कई बार सोयाबीन की फसल, जैसे मध्य प्रदेश जी, में सोयाबीन जी, की बिल्कुल। फसल होती है, काफ़ी हुँ, सारी केवल पानी की वजह से खराब हो जाती है, काफ़ी हाँ, सारे एरियाज़ में। हुँ, तो वो उनकी फसल अगर इंश्योर्ड हो रही है, तो इसमें उनको बेनिफिट ही है। ऑब्वियसली हाँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जो उनको करना चाहिए। अब कई सारे जो बड़े किसान हैं, जो कि खेती-बाड़ी नहीं करते हैं, या फिर जो मछली पालन करते हैं, गोएट्री करते हैं, जी, या पशुपालन करते हैं, जी। जो कि बड़े-बड़े किसान करते हैं, जो कि बहुत सारे एक लार्ज स्केल पे करते हैं, हुँ, वो भी हुँ, बैंक से लोन ले सकते हैं, जो कि सब्सिडाइज़ होता है। ओके, वो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी करती है 40% तक, ओके। जो कि बड़े किसानों के लिए एक अच्छी चीज़ है। हाँ, हाँ। तो उसमें क्योंकि उनका रोज़गार भी क्रिएट होता है, ओह! क्योंकि वो अकेले बिल्कुल, तो कर नहीं पाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग को रोज़गार देते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो वो ओके, भी उसकी तरफ
अपना कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। 25 स्कीम्स है बैंक के अंदर, बस थोड़ा-सा अवेयर होने की ज़रूरत है। अवेयरनेस ऑफ कोर्स। बिल्कुल, तो इसके लिए बैंक में संपर्क करें, बैंक मैनेजर से संपर्क करें, उनसे पूछें और जो उनके आस-पास भाई-बंधु हैं जिन्होंने लोन लिया है, उनसे बात करें। और इसके लिए डीआईसी एक जिला उद्योग केंद्र होता है, वहाँ पर भी जाके बात कर सकते हैं, जहाँ पर अलग-अलग स्कीम के बारे में जानकारी मिल सकती मिल है। सकती है। अपने एमपी में एमपी ऑनलाइन एक बहुत अच्छा पोर्टल है, जिसमें ओके। उनको जानकारी मिल सकती है इस बारे में कि कितनी-कितनी स्कीम्स चल रही हैं किसानों के लिए या किसी भी बिज़नेस के लिए या किसी भी लोन के लिए, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो कि सब्सिडाइज़ हैं। हुँ, हुँ। उसके लिए वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने बात की अपने किसान भाइयों के बारे में अभी, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो कुछ इन बैंक में इन्वेस्ट करना चाहें, तो क्या-क्या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें? जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा मैं इस बारे में। इसमें कई सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि बैंक की जो स्पेशल स्कीम्स होती हैं, कुछ एफडीज़ की होती हैं, आरडीज़ की होती हैं, जिसमें वो डायरेक्टली अगर उनके पास कुछ बल्क अमाउंट पड़ा हुआ है, जो कि यूज़ नहीं आ रहा है, या तो हुँ, डायरेक्टली बैंक में वो कॉन्टैक्ट करके अपनी उस अमाउंट को फिक्स्ड डिपॉज़िट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और या फिर उनको जैसे कि उनको सैलरी आती है हर एक महीने पे कुछ अमाउंट को पार्ट में अगर उनको इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए भी वो मिनिमम ₹100 से मैक्सिमम कितना भी अमाउंट हो एज़ अ आरडी वो इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि बाद में उनके बड़ा अमाउंट बन के उसमें किसी भी काम में आ सकता है। ओके। इसके अलावा वो अपने सेविंग अकाउंट को हुँ, हुँ। एक फ्लेक्सी अकाउंट की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि जितना भी उनका अमाउंट है, पर्टिकुलर एक अमाउंट के बाद वो ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट हो जाता ओके, है ना? जो कि आपका लिक्विड फंड की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। उसको जब अच्छा, वो निकालना चाहें, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिना किसी एफडी को ब्रेक किए। वो ओके, उस अमाउंट में एफडी में चला जाता है और वापस से वो निकल भी जाएगा। अगर वो उस पर्टिकुलर अमाउंट से अगर नीचे अमाउंट का बैलेंस आएगा, जी, तो वो जो एफडी उसकी बनी है ऑटोमेटिक ब्रेक होके उसके अकाउंट वापस आ जाती है। तो ओके, ये बहुत अच्छी स्कीम होती है। हाँ, इसके लिए बैंक में हर एक किसी कस्टमर को जाके वो अपना अकाउंट उसमें कन्वर्ट कराना चाहिए, जिसके अकाउंट में रेगुलरली पैसा ज़्यादा आता रहता है। ताकि उसको बिल्कुल, जो सेविंग अकाउंट है उसका इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट उनको मिल सके, एफडी का इंटरेस्ट मिल सके। ओके, अब इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं जी, जिसमें कि गवर्नमेंट एटीसी का बेनिफिट देती है। किसी का अगर टीडीएस कटता है, तो जी, वो एटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि 1,50,000 तक का उनको बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि पीपीएफ स्कीम ओके, है ना? और सुकन्या समृद्धि स्कीम है, हुँ, इसमें उनको एटीसी का बेनिफिट मिलता है। ओके, तो यहाँ पर एक जो गवर्नमेंट है उसमें एक फिक्स जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो उनको ऑफ़र करता है। ओके, इसके अलावा बैंक के थ्रू हुँ, वो हुँ, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, म्यूचुअल फंड अभी के डेट में हमारा कंट्री जो है इंडिया है, वो एक ग्रोइंग मार्केट है। हुँ, हुँ, अच्छा रिटर्न दे रहा है किसी भी स्टॉक में, किसी भी म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न दे रहा है। हुँ, हुँ, तो हर एक जो जितने भी यूथ है, या उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, क्योंकि वो हाँ, यूथ के एक्चुअली क्या होता है ना, रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है यूथ की, या टाइम हुँ, ज़्यादा है उनके पास, हुँ, तो हुँ, अपना एक जो उनका फंड है, वो लंबे समय तक उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, हुँ, हुँ, जो कि एक टाइम के बाद एक बड़े कॉर्पस में उसका बीच में वहाँ जाके बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो उनको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनके लिए भी स्कीम्स हैं बैंक के अंदर, जो ओके, कि सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम के नाम पे आती है, हुँ, जो हुँ, कि करंट में 8.1% ऑफ़र करता है बैंक उनको। जिसमें ओके, कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के पास फिक्स अमाउंट बहुत सारा अमाउंट पड़ा हुआ है, जो हुँ, कि हुँ, उनको पेंशन से मिला है या हुँ, किसी भी हुँ, तरीके से हुँ, उनके हुँ, पास है। तो वो उसमें उसको रख के 8.1% के हिसाब से क्वार्टरली उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे इंटरवल पे क्वार्टरली, वो फंड ओके, उनको वापस से मिलता रहता है, जिसमें कि वो अपनी डेली बेसिक नीड्स जो उनकी होती है, वो उसको पूरी कर सकते हैं। पूरी कर सकते हैं। तो सभी तरह की स्कीम्स हैं बैंक के पास, हुँ, बच्चों हुँ, से लेकर बूढ़े तक के लिए सबकी स्कीम्स हैं। हुँ, हुँ, तो इस तरह की स्कीम्स में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना। ओके। तो ये थी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात। हम मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हद तक कुछ बातें इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चली। हमारे किसान भाइयों को बैंक से क्या-क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसके बारे में हमें पता चला। नीरज जी, हमारे देश में गोल्ड का बहुत चलन है। हुँ। तो अब हम जैसे बात करें गोल्ड में इन्वेस्ट करने की, चाहे वो गोल्ड लोन हो, तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को जानकारी दें। जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा इस बारे में। जैसे कि हमारे देश में काफ़ी सारा गोल्ड का चलन है, क्योंकि किसी भी शादी में जी, माँ-बाप अपने बच्चों को गोल्ड देते हैं, गोल्ड बिल्कुल, का ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं और बिल्कुल। एक टाइम के आने के बाद वो गोल्ड की ज्वेलरी उनके लिए वो मतलब पुरानी हो जाती है, तो वो उसको यूज़ नहीं करते हैं। हुँ, तो वो अगर उनको नीड पड़ती है, उसको अमाउंट की नीड पड़ती है, कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बैंक में एज़ अ मॉर्टगेज रख के अपना लोन भी ले सकते हैं। ओके। वो भी काफ़ी हुँ, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको ऑफ़र किया जाता है ओके। और उसकी फॉर्मेलिटी बहुत कम होती है।
ये एक्चुअली जो जितने भी गाँव के लोग हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि वो अच्छा। उतनी जो पेपर वगैरह वो कर नहीं पाते, तो उनके लिए वो ईज़ी पड़ता है। हुँ। अब इसके अलावा अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है, तो जी। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो, क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि आरबीआई लेके आता है, ओके। और वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। इसमें एक्चुअली जो 24 कैरेट गोल्ड का जो रेट चल रहा होता है करंट मार्केट का, जी। वो उसमें वो जितना भी ग्राम लेना चाहें, वो उसको ले सकते हैं। ओके। अब इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट इसमें है क्या, कि ये इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ वो 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देते हैं। हुँ, हुँ। अगर वो पर्टिकुलरली अपन फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलें कि आज अगर 70,000 पर 10 ग्राम का अगर रेट चल रहा है हुँ, गवर्नमेंट उसमें हुँ, मार्केट में, हुँ। तो वो तो उनको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। वो उनको एक गोल्ड बॉन्ड एक फिज़िकल पेपर के फॉर्म में मिल जाता है, और उसके अलावा वो हर 6 महीने में हुँ, हुँ। 2.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, ईयरली के हिसाब से, ओके, वो उनको इंटरेस्ट मिलता है इसमें। तो ओके। ये एक बड़ा बेनिफिट है। हुँ, हुँ। अब इसके अलावा उनको फिज़िकली इसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो ओके, डिजिटल डिजिटल फॉर्म में भी उसको रख सकते हैं। वो ओके। उनके डीमैट में शो होता है। हुँ, हुँ, वो हुँ। उनकी उस पर्टिकुलर बैंक की जो ऐप होती है, वो उसमें शो होता है। अगर वो गुमा भी देते हैं, तो भी इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वो उसको वहाँ से रिडीम कर सकते हैं। ओके, उसको डिजिटली इसको रिडीम कर सकते हैं। ओके। और एक अच्छी बात और भी है इसमें कि इस गोल्ड बॉन्ड से के अगेंस्ट में वो एडवांस लोन भी ले सकते हैं। वो अच्छा, चाहें तो उसमें लोन भी ले सकते हैं। 1% ऊपर पे उनको वो पर्टिकुलरली लोन मिल जाता है। तो ओके। एक अच्छी चीज़ है ये। वाह! हुँ, तो वो एक बेनिफिट ही है, मतलब हुँ। अगर वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करते मतलब हैं। ये कोई ज्वेलरी नहीं है, ये एक बिल्कुल, पेपर एक एक बॉन्ड पेपर है एक ना? बॉन्ड है, और वो बिल्कुल, जो बॉन्ड आपको फिज़िकली कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, आप डिजिटल उस पे रख सकते हैं उसमें उसको, रख सकते हैं। अगर वो रख सकते डीमैट हैं। का अगर आप उसमें अपना जी, इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो डीमैट जी। में भी वो शो होगा वहाँ पर, ओके, ओके, और जो बैंक की ऐप है, वहाँ पे भी शो होगा। ओके। तो ये एक अच्छी चीज़ है ये, अच्छा। जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके। अब ये बात हो गई इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब हम जानना चाहेंगे कुछ ये जो साइबर फ्रॉड्स जो हो रहे हैं आजकल, जी। इन चीज़ों से कैसे बचें? उसके बारे में हमें थोड़ा जी, बताएँ। सबसे पहले तो जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, जो जी, बैंक के अलावा जो थर्ड पार्टी ऐप्स चलती हैं, जो कि ओके। जनरली हमें फ़ेसबुक पे या व्हाट्सएप पे लोग शेयर कर देते हैं कि ये डाउनलोड कर लो, वो हुँ, डाउनलोड हुँ, कर लो, हुँ, जो हुँ। कि एक तरह से ऑथेंटिक नहीं है, हुँ, हुँ। जो कि प्ले स्टोर पे नहीं है या ऐप स्टोर पे नहीं है, वो हमें कभी ओके, डाउनलोड नहीं करना है। किसी ने अच्छा। हमें कुछ लिंक भेजा, उसको बोला कि ये इसको लिंक को डाउनलोड कर लो और इसको 10 लोगों को भेजो, हुँ, ये हुँ, आपको हुँ, हुँ। रिवॉर्ड मिलेंगे। बिल्कुल, ये हाँ। कभी भी हमें इनको इग्नोर करना है और उसे तुरंत ब्लॉक करना है। या ओके। किसी ने हमसे पूछा कि आपका आईडी पासवर्ड्स किसी कोई माँगता है, तो बिल्कुल हमें शेयर नहीं करना है, हुँ, अपने हुँ। ओटीपी किसी को बताना नहीं है, जी, अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स किसी को बताना नहीं है, अपने नेट बैंकिंग के पासवर्ड्स किसी से शेयर नहीं करने हैं। बिल्कुल, ये हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमें अपने जो पर्सनल क्रेडेंशियल्स है, वो किसी से शेयर नहीं करने हैं। बिल्कुल। तो मेनली किसी भी अनजान लिंक को हमें शेयर नहीं करना है, या हमें किसी अनजान लिंक को हमें डाउनलोड नहीं करना है या ओपन नहीं करना है अपने हुँ, मोबाइल हुँ। पे। कभी ऐसा बाई चांस होता है कि हमें से किसी ने किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके हमसे किसी ने ऐसे हमारे कार्ड भी लिए, हमें कुछ भी करके वो लिंक हमने डाउनलोड करके या कुछ भी करके हमने हमारे पैसे कट जाते हैं। तो हमें तुरंत साइबर क्राइम में इसका रिपोर्ट करनी है, हुँ, हुँ। और अगर हम टाइम से रिपोर्ट कर देते हैं, तो वो पैसे हमें वापस भी मिल सकते हैं। तो ओके। हमें इन सब चीज़ों से बचना है, बस ये है। और अगर कुछ भी आपके साथ होता है, तो साइबर फ्रॉड अगर साइबर होता है, तो हाँ, सबसे पहले सबसे पहले साइबर साइबर क्राइम में सेल हम में आप कंप्लेंट करें, कंप्लेंट करें। और अपनी जो बैंक है, हमारी जी, जो बैंक है, पेरेंट बैंक है, हाँ, वहाँ पर हाँ। भी हम कंप्लेंट करें, और अपने जितने बिल्कुल, भी हमारे तुरंत में जो हमारे डेबिट कार्ड है या हमारे नेट बैंकिंग है, वो कुछ समय के लिए अपने ब्लॉक कराएँ। ब्लॉक करें। ताकि जब तक कि वो चीज़ जो जिसने भी हमारे साथ फ्रॉड किया है, वो हुँ, हुँ। पकड़ा ना जाए, या हुँ, वो हुँ। हमारा जितने भी थ्रेट्स हैं हमारे ऊपर, वो राइट, अगर हमारे हट नहीं जाते, तब तक कि हमें वो अपना राइट। ट्रांज़ैक्शंस बंद करने हैं। तो हमें एट लीस्ट कम से कम इतना हमें तो ज़रूरत है हाँ, कि हम अवेयर रहें अवेयर और रहें, अलर्ट रहें, अलर्ट रहें। अलर्ट रहें। और हम आजकल ऐसे भी फ्रॉड्स आ रहे हैं कि हुँ, हमें कॉल करते हैं लोग, और हमारे ही किसी रिलेटिव की आवाज़ में बात करते हैं, और वो बोलते हैं कि हम यहाँ हॉस्पिटल में हैं और हम यहाँ फँस गए हैं, हमें पैसे ट्रांसफ़र करो। तो हमें तुरंत, जिसने हमें कॉल किया है, हुँ, जो हुँ। हमें लग रहा है कि हमारे पापा ने कॉल किया है, हमारे भाई ने कॉल किया है, या बिल्कुल, हमारे क्रॉस चेक। किसी ने भी कॉल किया, तो क्रॉस चेक करना है क्रॉस कॉल चेक करके करें। कि आपने पैसे मँगाए क्या? ये क्योंकि वो बहुत ही जो वॉइस चेंजिंग ऐप से जी, वो जी। लोग बात कर लेते बिल्कुल हैं। एआई तो ये हमें हाँ, हाँ। इनसे ही बचना है। क्लोन कर लेते हैं क्लोन कर आवाज़ लेते को, हैं, ये बहुत ही आवाज़ क्लोन कर स्कैरी लेते हैं। है, बहुत ही तो ये स्कैरी है। हमें सबसे पहले कन्फर्म करना है। जी। सो नीरज जी, हमने हमें बहुत सारी जानकारी आपसे मिली और मैं आशा करती हूँ हमारे व्यूअर्स को काफ़ी बेनिफिट मिला होगा आज के इस
प्रोग्राम से, आज के इस एपिसोड से। हमने चाहे वो बैंकिंग करियर के बारे में बात हुई, हमने उसके बारे में जाना, हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में जाना, हमने साइबर फ्रॉड के बारे में जाना, हमने जाना गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, और तमाम जानकारी आज हासिल की मिस्टर नीरज कुशवाहा जी से। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि यदि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप डायरेक्टली नीरज कुशवाहा जी से संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको वन ऑन वन गाइडेंस देने के लिए यहाँ पर हैं। और ये था आज का शो, जो कि हमारा पूरा बैंकिंग के ऊपर था। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डिजिटल कुशवाहा के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।